सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य IAS गोरखपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपने हिस्ट्री के लेक्चर के तहत आज मैं कुछ समकालीन विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और अपने इन लेक्चरों के तहत हमारा मूल उद्देश्य यह भी होता है कि हम आपको उन ऐतिहासिक विषयों के बारे में, उन ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में तो परिचित कराएं ही जो पूर्वकालीन थी, जो घट गई। लेकिन अगर इतिहास के कुछ विषय वर्तमान में भी चर्चित होते हैं तो हमारा उद्देश्य है कि वर्तमान में इतिहास के चर्चित उन विषयों पर भी एक संपूर्ण प्रकाश डाला जाए। इसी के तहत आज हम एक विषय ले रहे हैं, एक चर्चित किंग के रूप में, एक चर्चित राजा के रूप में, जो आज इस समय चर्चा में है और उनका नाम है राजा मिहिर भोज। कौन है राजा मिहिर भोज और वर्तमान में क्यों चर्चा में? क्या कारण है कि राजा मिहिर भोज आज हमारे लिए एक चर्चा का विषय है और कुछ अर्थों में तो ये विवाद का विषय भी हो गए। तो सबसे पहले मैं इस समय चर्चा में क्यों है ये बता दूं और फिर मैं इनके ऐतिहासिक संदर्भों पर प्रकाश डालूंगा ताकि राजा मिहिर भोज के बारे में एक स्पष्ट जानकारी आपके पास आ जाए और आप यह निर्णय करने में सक्षम हो सकें कि वास्तव में राजा मिहिर भोज कौन थे, कहां के राजा थे, कहां शासन करते थे, किस वंश से संबंधित थे और इनका राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था। राजा मिहिर भोज 9वीं शताब्दी के गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे और वर्तमान में इनके चर्चा का मूल कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा मिहिर भोज के एक मूर्ति का स्थापना कार्यक्रम में वो भाग ले रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में दादरी नामक स्थान पर जिस मूर्ति की स्थापना होनी है, अनावरण होना, जो मुख्य आयोजन था वो गुर्जर साम्राज्य की ओर से था और जो राजपूत वंश के लोग हैं वो राजा मिहिर भोज को राजपूत मानते हैं, गुज्जर समाज के लोग राजा को गुज्जर समाज का मानते हैं। देखिए, ये एक विवाद का विषय है और भारत में जो जाति व्यवस्था है, भारत में जो वर्ण व्यवस्था है, वो शुरू से एक विवाद का विषय है और इस मूल विवाद का जो मूल कारण मैंने अपने लेक्चर्स में पहले भी आपको बहुत बार बताया है कि इस विवाद के जो मूल कारण में ये रहा है कि कुछ लोग जाति व्यवस्था को मानते हैं, कुछ लोग वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। जाति व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति जाति का आधार जन्म को मानता है और वर्ण व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति जाति का आधार कर्म को मानता है। एक आदमी कर्मगत क्षत्रिय हो सकता है, एक आदमी जन्मगत क्षत्रिय हो सकता है दोनों क्षत्रिय। अब ये लड़ाई कहां से खत्म होगी कि कर्म वाला क्षत्रिय नहीं है या जन्म वाला क्षत्रिय है या जन्म वाला क्षत्रिय नहीं है कर्म वाला क्षत्रिय है। ये लड़ाई अंतहीन है और भारत जैसे देश में जहां जाति व्यवस्था को अमरत्व प्रदान कर दिया गया है और बहुत हद तक वोट बैंक का एक आधार बनाकर रख दिया गया है, समाप्त कहां होगा?
हम हिस्टोरियंस को इस ओर ध्यान ही नहीं देना है। हम इतिहास के इस लेक्चर की ओर इस पसोपेश में नहीं फंसेंगे। मैं आपके समक्ष इस लेक्चर में राजा मिहिर भोज के बारे में, अच्छा एक बात और क्लियर मैं यहां कर देना चाहता हूं कि राजा मिहिर भोज और राजा भोज दोनों में अंतर है। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, ये कथा इनके लिए नहीं है। वो परमार वंश के राजा थे जो धारा नगरी से शासन करते थे गुजरात। वो परमार वंश के शासक थे राजा भोज, जिनके लिए सिंहासन बत्तीसी वाली भी कथा है। जो वो अरे क्या कहते हैं, राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर जब भी बैठने जाते थे तो वो 32 पुतलियां कहानी सुनाती थी और उसी लिए किताब लिख गया सिंहासन बत्तीसी। तो वो राजा भोज थे जो परमार वंश के शासक थे, जिनकी राजधानी जो थी वो मध्य प्रदेश का धारा नामक स्थान है। धारा उज्जैनी मतलब वो मालवा का इलाका था, मध्य प्रदेश वाला। तो वो परमार वंश के शासक थे, परमार वंश के राजपूत वंश के शासक थे। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली और सिंहासन बत्तीसी वाली का था। तो ये वो राजा भोज अलग हैं। मैं यहां बता रहा हूं गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज के बारे में, जो आज चर्चा के हमारे समक्ष चर्चा के विषय बने हुए हैं। और एक इतिहास के एक्सपर्ट के रूप में हमारा प्रमुख योगदान दायित्व यह है कि अपने विद्यार्थी जनों, तैयारी करने वाले, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी जनों और जन समुदाय के बीच राजा मिहिर भोज का एक क्लियर पिक्चर आपके समक्ष रखूं। न कोई जाति का लड़ाई है यहां, न कोई वर्ण का लड़ाई है, एक सूरमा का बखान है। एक ऐसे सूरमा का बखान है जिसने वर्षों तक भारतीय सीमा के अंदर अरबों को घुसने नहीं दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, अरबी इतिहासकारों ने इस सूरमा को अपने किताबों में इस्लाम का शत्रु घोषित कर दिया। आज मैं इसी सूरमा का बखान करने जा रहा हूं। न कोई जाति का लड़ाई है, न कोई वर्ण का लड़ाई है। इस लड़ाई से हमें क्या लेना देना? क्या इतना काफी नहीं है कि यह सूरमा भारत की इस धरा पर पैदा हुआ? एक बात और मैं अपने इस लेक्चर के तहत बता देना चाहूंगा, भाई किसी राजा का मूल्यांकन आप वर्तमान लोकतंत्र के आधार पर मत करें। लोकतंत्र एक आधुनिक अवधारणा है। अब आप पूर्व मध्यकालीन समाज में, प्राचीन का समाज में और मध्यकालीन समाज से इसका कंपैरिजन करेंगे तो आपको राजा एक अलग व्यक्ति दिखाई देगा, एक तानाशाह दिखाई देगा, एक स्वेच्छाचारी देगा। भाई वो तुलना यहां से नहीं हो पाएगा, ना हमें ऐसी तुलना करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वह राजा अपने राजत्व के कार्य को कितनी भली भांति कर रहा था, न कि लोकतांत्रिक युग में से उसकी तुलना हम करें और दिखा दें कि वो राजा दानव था। हाँ, राजा होते हुए अपने राजकीय कर्तव्यों को अगर सही से निभा रहा तब हम उसे दानव सिद्ध करेंगे। एक राजा का सबसे पहला दायित्व होता था अपने राज्य की रक्षा करना। केवल अपने राज्य की रक्षा करना इसलिए नहीं कि वह राजा बने रहे, इसलिए कि उसके राज्य में जो जनता रह रही है, जो प्रजा रह रही है, उसकी विदेशी आताताइयों से, विदेशी दानवों से, विदेशी शत्रुओं से, विदेशी आक्रमणकारियों से कितनी रक्षा हो पा रही है। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, भले सीमा पे चहलकदमी हो रही है, बम फोड़ के चले जा रहे हैं, ठीक है, हमारे रणबांकुरे उनका जवाब दे रहे हैं, मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन सीमाएं तो सुरक्षित है, अंदर के लोग सुरक्षित हैं, आराम से रह रहे हैं। रणबांकुरे हमारे अपना जान दे रहे हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। आखिर वो हमारी सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, तभी तो हम यहां आराम से हैं, नहीं तो अंदर का तो इतिहास बदल जाता।
क्या कोई सुखी रह पाता? क्या आज मैं आपको राजा मिहिर भोज का डिस्कशन करके दिखा पाता? नहीं दिखा पाता। अगर सीमाएं सुरक्षित नहीं होती, जैसे अफगानिस्तान की सीमा सुरक्षित नहीं थी, तालिबान घुस के अंदर शासन कर रहा है। आज दुनिया के इतिहास में पहली बार एक आतंकवादी शासन सत्ता में आ रहा है और अपने आप को यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासभा का सदस्य बनने का दावा कर रहा है। और तो और संयुक्त राष्ट्र महासभा उससे पूछ रहा है कि प्रतिनिधि किस प्रकार से आएगा, वो भी शायद डिस्कशन हो रहा है। बताइए, दुनिया के इतिहास में पहली बार आतंकवादी राज्य को मान्यता प्रदान करने जा रही है सरकार। तो सीमाएं सुरक्षित होना सबसे बड़ी बात है। अगर धरा नहीं सुरक्षित है तो मनुष्य सुरक्षित कैसे हो? तो मैं उसी वीर गाथा के क्रम में आज उसी रणबांकुरे की कथा सुनाने जा रहा हूं, राजा मिहिर भोज। आप चश्मा जो है वो लोकतांत्रिक न रखिए। लोकतंत्र का वर्णन आज के काल में आप कर ही रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, वो तो सबसे महान वर्क है। लेकिन उस समय का मूल्यांकन आज के बहुत जो कम्युनिस्ट इतिहासकार कहेंगे गरीबों के लिए हत्यारा रहा होगा, पिछड़े लोगों के लिए खराब रहा, ये सब डिस्कशन यहां नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि वो लोकतांत्रिक समय नहीं था, वो राजतंत्र का जमाना था। उसको राजतंत्र के चश्मे से देखना पड़ेगा। एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में, एक राजपूत योद्धा के रूप में, एक गुर्जर प्रतिहार के शासक के रूप में उसने अपने सीमाओं को कितना सुरक्षित रखा, किन राज्यों पर अधिकार करके उसने समस्त भारत को एकीकृत किया, यह बड़ी बात है। तो इसके पहले गुर्जर राजा मिहिर भोज की कथा केवल राजा मिहिर भोज के दो चार शब्दों से वर्णन कर दिया जाए उससे नहीं हो पाएगा। राजा मिहिर भोज के का अगर हम अध्ययन करना है तो इसका मूल निहितार्थ होगा कि राजा मिहिर भोज किस वंश से संबंधित थे और कहां इनका राज था और कहां कहां इनके पूर्वजों ने शासन किया। ये अगर हम जानेंगे तो अपने आप राजा मिहिर भोज का पिक्चर क्लियर हो जाएगा। केवल राजा मिहिर भोज कहां शासन किए, राजा मिहिर भोज ने किन किन युद्धों को जीता, ये इनका इतिहास नहीं केवल होगा, क्योंकि राजा मिहिर भोज का मूल्यांकन पूर्ण रूप से उनकी व्याख्या तभी हो पाएगी जब हम उनके जड़ को जानें। केवल उनके बारे में हम कथा कह के निकल जाएंगे तो ये तो व्याख्या ही नहीं हो पाया सही से। ठीक है, राजा मिहिर भोज राजपूत काल के सबसे प्रसिद्ध राजवंश गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। कहा यह जाता है कि जब भारत में विदेशी आतताई शक्तियों का आक्रमण बढ़ने लगा तो आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया। तो माना गया कि उस यज्ञ से राजपूतों की उत्पत्ति हुई, अग्निकुल राजपूत के रूप में। तो अग्नि वंश से निकले या अग्निकुल से निकले राजपूतों में सबसे प्रसिद्ध जो राजपूत राजवंश माना जाता है वह है गुर्जर प्रतिहार। अच्छा, अब प्रतिहार क्यों कहा जाता है? बहुत लोग ये कहते हैं कि गुर्जर शब्द उनके स्थान से जहां वो रहते थे, गुजरात पे शासन करते थे, इन्हीं के नाम पर गुजरात पड़ा। गुजरात शब्द इसी गुर्जर से निकला है। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि गुजरात से नाम पर ही इनका स्थानीय, इनका जो वंश पड़ गया वो गुर्जर पड़ गया। अब गुर्जर से गुजरात पड़ा कि गुजरात से गुर्जर पड़ा, यह भी एक विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन जो विवाद इस समय शुरू हो गया उससे लोगों ने यह कहकर भी इस विवाद को समाप्त करने का प्रयत्न किया है कि भाई देखिए, गुजरात शब्द से गुज्जर शब्द आया है। गुज्जर किसी जाति का परिचायक नहीं है, बल्कि जहां पे ये शासन कर रहे थे उस स्थान का परिचायक। लेकिन प्रतिहार वंश कहां से आया? गुर्जर प्रतिहार शब्द जब मैं कह रहा हूं कि राजा मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, तो गुर्जर शब्द तो समझ में आ गया। इसमें विवाद है, मैं विवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि मैंने, क्योंकि इतिहास के संदर्भ भाई कुछ भी मानिए बहुत ही अभी दबे पड़े हैं
और भारत में इसीलिए बार बार होता भैया इतिहास का पुनर्लेखन कर लो, क्योंकि इतिहास हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो अंग्रेजों ने पढ़ाया है हमको। अगर अंग्रेज कह दिए कि ये चीज है तो हम मान लिए कि ये चीज है, हमने अपना कोई विश्लेषण नहीं किया। पहले भारत का इतिहास पहले अंग्रेजों ने लिखा, उसके बाद हमारे इतिहासकारों ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो कहने का मतलब यह कि अभी लड़ने बेकार की लड़ने वाली बात है। हम क्यों लड़े भाई? हम तो इस बात को सोचकर प्रसन्न कि रणबांकुरे हमारे देश में पैदा हुए, हम इसलिए लड़ाई करो किस जाति का किस धर्म का। यह क्या लड़ाई है? हमें तो यह मानकर प्रसन्न है कि भारत की धरती वीरों से खाली नहीं थी। तो भाई जातिवाद की लड़ाई नहीं, सिविल सेवा की तैयारी या किसी निष्पक्ष लेक्चर को अगर आप सुने तो जाति धर्म की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सीधा साधा बात। जब ज्ञान की धारा बह रही हो, जब समझ की धारा बह रही हो और जब देशभक्ति की धारा बह रही हो, जाति धर्म को दरकिनार कर दिया जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के में प्रतिहार शब्द कहां आया? देखिए, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं वो अपने आप को भगवान राम के जो भाई थे लक्ष्मण, बहुत आपको एक टिपिकल इतिहास बता रहा हूं जो शायद इतिहास का बड़ा मर्मज्ञ विद्यार्थी जानता है, और इसीलिए मैं इस जानकारी को यहां लेकर आया हूं ताकि आपको आज राजा मिहिर भोज के बारे में बड़ा ही गहन अध्ययन प्राप्त हो जाए। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे वो अपने आप को भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज मानते थे। अच्छा, अब लक्ष्मण जी क्या थे? वो भगवान राम के रक्षक थे। भगवान राम अगर कुटिया में सोए रहते थे तो वो बाहर पहरा देते थे। तो पहरेदार शब्द की जो संस्कृत हुई वो प्रतिहार हुआ। प्रतिहार माने पहरेदार या रक्षक या पहरा देने वाला। तो वो उनके प्रतिहार थे, यानी द्वारपाल थे। द्वारपाल शब्द भी आता प्रतिहार का मतलब। कौन थे? भगवान राम के द्वारपाल या प्रतिहार या रक्षक या पहरेदार कौन थे? लक्ष्मण जी। तो वो उनके प्रतिहार थे और लक्ष्मण जी को अपना आदि पुरुष मानते हैं, अपना आदि पूर्वज मानते हैं। कौन? प्रतिहार वंश के शासक। तो वो चूंकि उनके प्रतिहार के वंशज थे इसीलिए भी अपने आप को यह क्या कहने लगे? प्रतिहार। लक्ष्मण जी प्रतिहार थे भगवान राम के, और उस प्रतिहार के वंशज ये राजा थे गुर्जर, तो अपने आप को ये क्या कहने लगे? गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार माने द्वारपाल। अब यहां से आप समझ गए कि गुर्जर प्रतिहार शब्द कहां से आया। ठीक है ना? और राजा मिहिर भोज क्या थे? एक गुर्जर प्रतिहार वंश के शक्तिशाली शासक थे। और उस समय वो केवल गुर्जर प्रतिहार ही नहीं बल्कि भारत के सर्वोच्च शक्तिशाली शासकों में से एक थे, और समस्त मध्य भारत पर एक बड़े विशाल भूभाग पर इनका शासन था। अब इस गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कैसे हुई और कैसे इन्होंने पूरे भारत पर अपनी सत्ता को फहराया? माना यह जाता है कि नागभट्ट प्रथम ने नागभट्ट प्रथम नामक राजा ने 730 के करीब 730 के करीब इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी। एक मध्य भारत के एक बड़े भूभाग पर इस राजवंश की स्थापना हुई। ठीक है ना? लेकिन यह वह समय था जब भारत के एक छत्र सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी
और उत्तर भारत में एक राजनीतिक शक्ति का अभी उदय नहीं हो पाया था। यानी समस्त उत्तर भारत को एक एकीकृत रूप में कौन बांधेगा, कौन शासन करेगा, अभी यह निर्धारित नहीं हो पाया था। ठीक है ना। कथा को आप पूरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्योंकि मिहिर भोज केवल एक लाइन शब्द में नहीं कहे जाएंगे। ठीक है। तो ये वो समय था जब उस समय मध्य भारत का जो इलाका था, चाहे वो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का इलाका हो, चाहे कुछ गुजरात का हो, चाहे राजपुताना का हो, ये जो मिड पॉइंट था भारत का, अब ये रिक्त चल रहा था। क्योंकि समस्त उत्तर भारत का एक छत्र सम्राट हर्षवर्धन थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, और उस वैकंठ क्षेत्र को भरने का काम करने जाने रहे थे ये प्रतिहार वंश के शासक। अच्छा, उस समय इस्लाम का उदय भी हो चुका था, और इस्लाम के उदय के बाद भारत के जो सीमांत एरिया है वहां लगातार अरबों का आक्रमण हो रहा है। तो भारत के मध्य भारत में एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो भारत को इन विदेशी शक्तियों के आक्रमण से रक्षा कर सके। अब वो भीरा उठाएगा कौन? किसके पास वो ताकत है जो वो उठा सके? और वही काम करने जा रहे थे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक। आपको आज इतिहास के लेक्चर के तहत मैं ये बताना चाहूंगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मात्र एक राजा नहीं थे। अगर आप समस्त मध्य भारत के रक्षक के रूप में इन्हें देखें तो बहुत ज्यादा अतिशयोक्त नहीं होगा। ये मैं सिद्ध करने जा रहा हूं। 711-12 में सिंध जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम का यह सपना था कि वो समस्त भारत को विजित कर ले। कासिम यह भूल गया कि दाहिर को जीतना सरल था। कासिम अच्छा, एक बात और है, मैंने अपने इतिहास के डिस्कशन में ये बहुत देखा है कि जब लोग इतिहास का विश्लेषण करते हैं तो एक तरफा विश्लेषण कर देते हैं। अरे उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि सिंध का विजय मोहम्मद बिन कासिम के वीरता का परिचय है। ये लोग इतिहास ही नहीं जानते हैं। लोग मोहम्मद बिन कासिम अपनी ताकत से नहीं जीता था सिंध को, दाहिर जो सिंध का शासक था। मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ भारतीय लोगों के गद्दारी से, अब मैं यहां उस जाति धर्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ भारतीय वर्गों के गद्दारी ने दाहिर को परास्त करवाया था, और तब जाके मोहम्मद बिन कासिम सिंध को जीता था। यह कटल सत्य है, कुछ कहना नहीं हमें। आप जाके इतिहास का विश्लेषण करिए, आपको एक नहीं मुस्लिम इतिहास, हिंदू इतिहासकार नहीं, मुस्लिम इतिहासकारों के आपको बहुत सारे किताब मिल जाएंगे। आप वहां जाके देखिए, खुद आपको पता चल जाएगा कि किनके क्या मोहम्मद बिन कासिम के वीरता का सिंध विजय था या भारतीयों के कुछ लोगों के गद्दारी का जीत कारण था उसका। सिंध विजय के बाद कासिम पूरे भारत को जीतने का स्वप्न देखने लगा, लेकिन संजोग की बात थी कि उसी समय मध्य भारत में जो सीमांत तक फैला था एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हो गई जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। अच्छा, किसी जमाने में यह इतिहास था कि जो भारत का शासक होगा उसके हाथ में पाटलिपुत्र होगा। पाटलिपुत्र जो वर्तमान का पटना है, जो वर्तमान बिहार की राजधानी पटना है, वो उस जमाने में पाटलिपुत्र कहलाती थी। देखिए, मौर्य वंश का साम्राज्य राजधानी भी जो पूरे भारत अखंड भारत का राजधानी पाटलिपुत्र था। अच्छा, पाटलिपुत्र को ही यह गौरव प्राप्त है अखंड भारत की राजधानी होने का। फिर गुप्त साम्राज्य आया, मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी पाटलिपुत्र रही, गुप्त साम्राज्य की भी राजधानी पाटलिपुत्र रही।
उसी प्रकार जब पाटलिपुत्र का पराभव हो गया और जब सम्राट हर्षवर्धन ने समस्त उत्तर भारत को जीत लिया और एक छत्र शासन किया, भारत का एकीकरण किया, तो उन्होंने राजधानी बनाया कन्नौज। गुजरात जो उत्तर प्रदेश में स्थित जो कन्नौज है उसको उन लोगों ने राजधानी बनाया। और कन्नौज का इतना ज्यादा विकास हुआ कि कन्नौज को महोदय नगर कहा जाने लगा। महोदय नगर, महोदय श्री के नाम से इतना सम्मान दिया जाने लगा। तो तय यह हुआ कि अब जो भारत का शासक होगा उसका कन्नौज पर अधिकार होगा। अब जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, जो समस्त मध्य भारत पर शासन कर रहे थे, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कन्नौज पर अधिकार करना। अब यहां से शुरू होता गुर्जर प्रतिहार वंश का एक संघर्षशील इतिहास। लेकिन उस समय भारत में दो और शक्तियां स्थापित हो गई थी, बंगाल के पाल और दक्षिण के सर्वोच्च शक्तिशाली शासक राष्ट्रकूट। अब तीन शक्तियां कन्नौज के लिए लड़ गई, जिनको इतिहास में, भारत के इतिहास में बड़ा नामी है, त्रिकोणात्मक संघर्ष, ट्रायंगल स्ट्रगल। क्या क्या? बंगाल के पाल, मध्य भारत के गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण के राष्ट्रकूट। ये तीन महाशक्तियां। अच्छा, इन पे भारी पड़ा कौन? दक्षिण के मानखेट के राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश के शासक महाशक्तिशाली थे और पहली बार कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लिया प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने। अगला शासक नागभट्ट प्रथम के बाद होगा वत्सराज। वत्सराज जो प्रतिहार वंश के शासक थे, पाल वंश के धर्मपाल और राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव, धरावर्ष, ध्रुव का नाम धरावर्ष उपाधि थी उसकी। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब ध्रुव ने कन्नौज के लिए प्रतिहार और पाल को लड़ते हुए देखा तो वो दक्षिण भारत से एक विशाल सेना लेकर चला। पहले गुर्जर प्रतिहारों को परास्त किया, फिर उसने पाल को परास्त किया और वापस चला गया दक्षिण। और इस समय प्रतिहार वंश का राजा जब ध्रुव आया था हराने, तो उस समय राजा कौन सा? वत्सराज, प्रतिहार वंश का। नागभट्ट, जो नागभट्ट प्रथम संस्थापक थे, और नागभट्ट प्रथम के बाद कौन बना? वत्सराज। वत्सराज के समय ही कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें उधर दक्षिण का ध्रुव और धर्मपाल बंगाल का शासक पाल वंश का, और प्रतिहार वंश के शासक थे वत्सराज। और यहीं से संघर्षशील इतिहास प्रारंभ हो गया। किसका? प्रतिहारों का। क्योंकि प्रतिहार राजधानी बनाना चाह रहे थे कन्नौज को, और उसके लिए धर्मपाल भी लड़ रहा था, और इन दोनों को बार बार कौन हरा रहा था? दक्षिण से आने वाले राष्ट्रकूट, जो इन दोनों पे भारी पड़ रहा था। लेकिन प्रतिहारों को तो कन्नौज चाहिए था हर हाल में, क्योंकि पूरे मध्य भारत पर वो शासन कर रहे थे और उनके क्षेत्र के अंदर कन्नौज आ रहा था, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी कन्नौज। कैसे छोड़ेंगे भाई? वत्सराज के बाद जो अगला शासक बना वो नागभट्ट द्वितीय थे। नागभट्ट द्वितीय के काल में राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय ने शासन अधिक आक्रमण किया प्रतिहारों पर। उसने नागभट्ट द्वितीय को बुरी तरीके से परास्त किया, और बड़ी समस्या यह हो जाती थी कि ये जो प्रतिहार वंश के शासक थे, ये इनको बार बार पराजय का सामना करना पड़ रहा था। किससे? राष्ट्रकूट वंश के शासकों से। और उनको अपना राजपाट छोड़ के कई बार वहां से हटना भी पड़ा, क्योंकि जो दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक थे बड़े शक्तिशाली थे।
भारत की धरती पे ऐसे ऐसे रणबांकुरे पैदा हुए जो इतिहास के लिए मात्र एक कथानक नहीं है। हम कह दिए वो चले गए, राज करत करत राजा चले गया, ये कहानी क्यों नहीं है भाई। इन्होंने अच्छा ठीक है कि युद्ध होता था, आपस में लड़ते थे, अपने लिए मरते कटते थे, लेकिन क्या इस बात से हम नकार सकते हैं कि उस समय इतिहास तो उस समय का जीवन ही यही था, युद्धों का इतिहास। क्योंकि लोकतंत्र नहीं था कि जनता का चुनाव हो रहा है और राजा बन रहा है, एक आदमी, लड़ाई खत्म। भाई उस समय तो तलवार ही निर्णायक था सत्ता का, और सत्ता से ही शासन चल रहा था, और शासन से ही जनता संबंधित थी। तो शासन से अगर जनता संबंधित थी तो शासन आएगा कहां, तलवार से आ रहा था, तो लड़ना तो जरूरी था। नागभट्ट द्वितीय के बाद माना यह जाता है कि रामभद्र गद्दी पर बैठे। रामभद्र एक कमजोर शासक थे, और रामभद्र के जमाने में भाई पहले शासक नागभट्ट प्रथम थे, नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज, वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय, छोटे मोटे होते होंगे, और नागभट्ट द्वितीय के बाद जो शासक बने वे थे रामभद्र। बस यहीं से आप क्लियर हो जाइए। रामभद्र एक कमजोर शासक थे, और इनके जमाने में कई बार हार का सामना करना पड़ा, और इस हार के वजह से जो अभी तक के शासक थे गुर्जर प्रतिहारों में, उन लोगों ने जो राज्य बना के रखा था वो राज्य बहुत हद तक एक तरीके से छिन्न भिन्न होने लगा। यही कारण है कि यह भी माना जाता है कि राज्य रामभद्र को गद्दी से हटाकर कुछ लोग कहते हैं गद्दी से हटाकर, या कुछ और भी बातें कहते हैं, ये सब हम नहीं बहुत स्पष्ट। भाई इतिहास की बहुत चीजें अभी गर्भ में हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अपने बाप की हत्या करके, जो भी हो, कथा बहुत स्पष्ट नहीं है। गद्दी से हटाकर, या ये आप ये भी कह सकते हैं कि रामभद्र के बाद गद्दी पर बैठे उनके सुयोग पुत्र, जिनका नाम था राजा मिहिर भोज, यानी अपने पिता रामभद्र के पश्चात, रामभद्र की मृत्यु के पश्चात, कथा जो भी हो, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि इतिहास में एक शब्द के लिए कई बार चर्चा है। कुछ लोग कहते हैं ये हुआ, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं। तो सीधा साधा हम ये कह देते हैं कि अपने पिता रामभद्र के बाद उनका सुयोग पुत्र गद्दी पर बैठा, जिनका नाम था मिहिर भोज। ये वही राजा मिहिर भोज हैं जो आज चर्चा का विषय बने हुए। गद्दी पर बैठने के बाद राजा मिहिर भोज अपने पिता द्वारा स्थापित कमजोर शासन को समाप्त करने का उन्होंने प्रयत्न किया, और उसके बाद जो उन्होंने विजय अभियान प्रारंभ किया, जिसने छोटे से गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य को एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदल कर रख दिया। समस्त मध्य भारत जिसके अंदर आ रहा था, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके तक फैला था, गुजरात तक फैला था, मध्य प्रदेश तक फैला था, राजपूताना तक फैला था, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चाहे कलिंजर मंडल हो, चाहे कालचूरी मंडल हो, उस समय का जो इलाका था, अब मैं अगर उस समय के शब्दों का नाम लूंगा तो वो आपके लिए थोड़ी सा, बहुत लोगों के लिए नहीं, लेकिन उस समय का जो मैंने अभी बताया, चाहे वो गुजरात का इलाका हो, चाहे वो मध्य भारत का इलाका हो, चाहे वो राजपूताना का इलाका हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का इलाका हो,
इन तमाम इलाकों पर विजय प्राप्त करके मिहिर भोज ने, राजा मिहिर भोज ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अपना राजधानी बनाया कन्नौज को। हालांकि अभी संघर्ष चल रहा था, लेकिन कन्नौज को उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। आप यह भी कह सकते हैं कि कन्नौज को पूर्ण रूप से स्थापित राजधानी बनाने का एक बहुत बड़ा जो हाथ जाता है वो राजा मिहिर भोज को जाता है। और उस समय की जो सबसे बड़ी दो शक्तियां थीं उनको भी इस राजा ने परास्त किया। कहा यह जाता है कि पाल वंश के शासक देवपाल से इनका सामना हुआ और देवपाल से इनको पराजय का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आगे चलकर इन्होंने पाल वंश के शासक को बुरी तरीके से परास्त किया और अपना बदला लिया और एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। तो पालों का समस्या दूर कर दिया। फिर इधर आए, क्योंकि दूसरी ओर सबसे बड़ी समस्या बने हुए थे दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक। उज्जैन पर उन्होंने कब्जा किया, लेकिन राष्ट्रकूटों ने ध्रुव के नेतृत्व में इनको परास्त किया। लेकिन आगे चलकर इन्होंने अपना बदला लिया और उस समय के राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण द्वितीय को बुरी तरीके से परास्त किया। यानी भले प्रारंभिक दौर में इनको पालों से और पालों से और राष्ट्रकूटों से हारना पड़ा, लेकिन दूसरे चरण में इन्होंने पालों को भी परास्त किया और राष्ट्रकूटों को भी परास्त किया और अपने ताकत का परिचय दिया। देखिए, सफलता तो अंतिम होती है। पहली बार हार गए तो क्या हार गए। और इस प्रकार से एक बड़े भाई दो शक्तियां, अगर उस समय दो ही शक्तियां थी जो प्रतिहारों का सामना कर सकती थी और दोनों को अंतिम रूप से परास्त करके इन्होंने अपने पराक्रम का परिचय दे रखा था। ठीक है। इसके बाद माना यह भी जाता है कि एक बड़े भूभाग पर इन्होंने शासन किया, कन्नौज को राजधानी बनाया। इसके अलावा इनके अगर धर्म के क्षेत्र में देखा जाए, इसके अलावा सीमाओं को सुरक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उस समय पूर्व मध्यकाल में दो यात्री भारत आए थे। एक का नाम था सुलेमान, अरबी यात्री सुलेमान, और दूसरा अरबी यात्री नाम था जिसका नाम था अल मसूदी। ये दो यात्री जब भारत आए थे तो उन्होंने सबसे ज्यादा अगर बड़ाई की है तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की बड़ाई की है और उसमें सुलेमान ने बहुत बड़ाई की है। सुलेमान ने जो पूर्व मध्यकाल में आया था राजपूत, उसने गुर्जर प्रतिहार के शासकों की बहुत बड़ाई की कि इससे बड़ा कोई राज्य नहीं है, भारत में केवल यही राज्य है और अश्वारोहियों की एक बहुत बड़ी सेना है गुर्जर प्रतिहार राजाओं के पास। और इन राजाओं ने अरबों को घुसने नहीं दिया भारत के अंदर। और सुलेमान लिखते लिखते और आगे बढ़ गया और लिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मिहिर भोज इस्लाम का शत्रु है। एक प्रश्न आईएएस में आया था या आईएएस पीसीएस में आया था, किस शासक को अरब लेखकों ने अपने लेखों में इस्लाम का शत्रु घोषित किया? तो उत्तर होगा राजा मिहिर भोज। पश्चिमोत्तर भारत से भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को जाता है और उसमें सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो राजा मिहिर भोज को जाता है। आपको अपने इतिहास के वक्तव्य के तहत ये आपको बता दूं कि लगभग 300 से 400 वर्षों तक एक गुर्जर प्रतिहार शासकों ने अरबों को भारत में घुसने नहीं दिया। क्या आप इनके इतिहास के मूल्यांकन को इतना आसानी से देख लेंगे? नहीं। आज राजा मिहिर भोज एक चर्चा का विषय बन गए हैं, लेकिन राजा मिहिर भोज अपने आप को इस विवाद से बाहर रखते। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे देश में धर्म का विरोध कभी नहीं हुआ है।
कोई राजा भारत का ऐसा नहीं रहा है जिसने किसी धर्म का विरोध किया। विरोध हुआ है उन आताताई आक्रमणकारियों का जो धर्म का नाम लेकर देश में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे, उनका विरोध हुआ है। कोई धर्म का विरोध कभी नहीं हुआ भारत में। कोई इतिहास का एक पन्ना खोल के नहीं दिखा सकते हैं कि किसी ने धर्म के विरुद्ध धर्म के रूप में लड़ाई लड़ा, कहीं नहीं आप देख सकते। उन आताताइयों का विरोध हुआ है, उन आक्रमणकारियों का विरोध हुआ है, उन दानवों का विरोध हुआ है जो धर्म का नाम लेकर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। और निश्चय इनका तो विरोध होना ही चाहिए, हर हाल में विरोध होना चाहिए। आज तालिबान धर्म के नाम पर सत्ता स्थापित कर रहा है, किसी के पास 32 दांत है जो इसको सही सिद्ध कर दे। अगर ऐसी बात है कि समान धर्म के लोग उससे क्यों भाग रहे हैं, जबकि वो भी उसी धर्म का है और जो भाग रहे हैं वो भी उसी धर्म के हैं। अगर वो इतना महान है और किसी समान धर्म का शासन समान धर्म वालों के लिए फायदेमंद होता है, तो क्यों नहीं लोग रुक जा रहे हैं वहां पर? क्यों अपने दूधमुहे बच्चों को अंग्रेजों को सौंप रहे हैं कि भैया बचा लो बचा लो? ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिस अमेरिका से लोग चिढ़ते थे, उसी अमेरिका को अपने दूधमुहे बच्चों को दे रहे हैं कि भैया बचा लो इसको। कैसे विश्वास हो गया? अपने धर्म के लोगों को तालिबान पर विश्वास नहीं हो रहा है और अंग्रेजों पर विश्वास हो गया, अमेरिकन पर विश्वास हो गया। क्योंकि दबे मन से हर आदमी ये जानता है कि सही चीज सही है और गलत चीज गलत है। भले धर्म का चश्मा देखकर हर आदमी गलत को सही सिद्ध करता हो, लेकिन हर आदमी ये जानता है कि सही सही है, जो सर्वकालिक है, सर्वज्ञ है, और गलत हर काल में गलत है। तालिबान हमेशा गलत है, हमेशा गलत रहेगा, चाहे इस युग में चाहे हर युग में, भले दुनिया उसको मान्यता दे दे। लेकिन अफगानिस्तान का जन समुदाय कभी भी मन से नहीं मानेगा। तो उसी प्रकार अगर राजा मिहिर भोज ने उन आताताइयों को भारत में नहीं घुसने दिया, तो आज इस महानता का वर्णन होना चाहिए। और राजा मिहिर भोज ही नहीं, लगभग कई सौ वर्षों तक समस्त गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने, ऐसे ही नहीं गुजरात नाम पड़ गया, ऐसे ही नहीं उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है या मूर्ति स्थापित की जा रही है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। राजा भोज वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने आदि वराह का उपाधि धारण किया था। अल-मसूदी जब भारत आया था तो उसने मिहिर भोज की जो उपाधि थी उसको कहा बौरा। सुलेमान ने तो इस्लाम का शत्रु कहा। प्रश्न भी आता किसने कहा, किसको कहा, याद रखिएगा, बहुत गूढ़ रहस्य है। और जब अल-मसूदी आया तो उसने मिहिर भोज को बौरा कहा। ये बौरा शब्द क्या है? आदि वराह शब्द का। आदि वराह, वराह भगवान विष्णु के अवतार थे, तो उसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। उन्होंने, किसने? मिहिर भोज ने। तो उसी आदि वराह शब्द को उसने क्या कहा? बौरा। ठीक है। 885 के करीब राजा मिहिर भोज का शासन समाप्त हो गया। ठीक है ना। लेकिन अपने जीवन काल में राजा मिहिर भोज संघर्ष के चरण से अंतिम चरण तक एक विशाल भूभाग पर उन्होंने शासन किया। और कहा जाता है कि मिहिर भोज के बाद उनका सुयोग्य पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक बना और महेंद्रपाल ने अपने पिता के बनाए इस नींव पर पूरे मध्य भारत में एक छत्र शासन किया। बहुत लोग ये मानते हैं कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो है वो हर्षवर्धन नहीं था। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट महेंद्रपाल था, जो मिहिर भोज का पुत्र था। बहुत लोग ये मानते हैं, क्योंकि महेंद्रपाल का समय बहुत शांति का समय था। पूरे मध्य भारत के एक बड़े भूभाग पर
वह एक छत्र शासन कर रहा था। न पालों से लड़ाई थी इस समय और न ही दक्षिण के राष्ट्रकूटों से लड़ाई थी। वो इतनी बड़ी सत्ता स्थापित कर दिया महेंद्रपाल ने, जिसके आगे भारत की कोई सत्ता खड़ी ही नहीं थी। और उसके पीछे किसका हाथ था? राजा मिहिर भोज था। तो ऐसे महान शासक के रूप में आज मैंने आपको ये डिस्कशन किया और बताया कौन थे राजा मिहिर भोज, जिनके बारे में आज वो चर्चा के विषय हैं। चर्चा का विषय क्यों है ये तो मैंने आपको बताया है। हालांकि ये मुद्दा तो ठीक है, लेकिन हमें इतिहास के चरणों पर पहुंचकर इनके बारे में प्रकाश डालना था, और मैं कितना कर पाया कमेंट बॉक्स में ये तो आप बताएंगे। लेकिन इन चीजों के डिस्कशन के पीछे मेरा इरादा टोटल निष्पक्ष था, और मैं ये मानता हूं कि सिविल सेवा की तैयारी करते समय हमें निष्पक्ष होकर डिस्कशन करना चाहिए। हमारा डिस्कशन किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र से लेकर तो कभी कतई होना ही नहीं चाहिए, और खासकर मेरा ये स्वभाव है ही नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इतिहास के कुछ विषय जब भी चर्चा में आएंगे तो इतिहास के एक छात्र के रूप में, इतिहास के एक शिक्षक के रूप में, और आईएएस के एक फैकल्टी के रूप में, और आईएएस के एक गाइड के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में मैं हमेशा उपस्थित होऊंगा, और इतिहास के उन गूढ़ विषयों से आपका स्पष्ट परिचय अवश्य करवाऊंगा। एक नए लेक्चर में हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।